Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया है। बेगूसराय में मीडिया को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जब केरल जाएंगे तो वहां बछड़े का बीफ खाएंगे और वहीं जब गुजरात जाएंगे तो जनेऊ धारण करेंगे। इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर देश को बांटने की साजिश का आरोप भी लगा दिया। ये लोग बहुरूपिया हैं। केरल जाएंगे राहुल गांधी तो बछड़े का बीफ पार्टी करेंगे और गुजरात जाएंगे तो जनेऊ धारण कर लेंगे और फिर कहेंगे हिंदुओं पर प्रहार करेंगे। यही है कांग्रेस का असली रूप। गिरिराज सिंह यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मस्जिदों में अजान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले माइक के बहाने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मस्जिदों से आवाज उठता हो मोदी हराओ, चर्चों से आवाज उठती है कि प्रेयर करो उनको हराने की, लेकिन न राहुल गांधी का जुबान खुला कि ये इबादत का जगह है, ये प्रार्थना का जगह है, ये राजनीति की जगह नहीं है। जुबान नहीं खुला। गिरिराज सिंह के इन बयानों पर आरजेडी ने पलटवार किया और गिरिराज सिंह पर वोट बैंक के लिए ऐसे बयान देने का आरोप भी लगा दिया। बीफ खाने वालों से इनकी संगति है, अलायंस है। यहाँ गौ माता करके हिंदू को रिझाना चाहते हैं, इसलिए ये बेतुका बयान शर्मनाक है। देखिए, राहुल गांधी जी कह रहे हैं एक तरफ के विचारों की आज़ादी की, अभिव्यक्ति की आज़ादी के वो पक्ष में है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इस देश में कभी भी अंकुश नहीं लगा, न लिखने पर, न बोलने पर, न पढ़ने पर। सिर्फ इमरजेंसी का दौर एक ऐसा है जो कांग्रेस के दौर इख्तिदार में आया, जिसमें बोलने पर, लिखने पर, पढ़ने पर, सोचने पर भी पाबंदी लगी थी और उसको देश याद रखे हुए है। आज हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्ष में हैं, सोशल मीडिया के पक्ष में हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बीजेपी नेता अमित मालवीय, उनसे बातचीत करते हैं। मालवीय जी, जो ये गिरिराज सिंह ने बयान दिया है और इस पर जो है आप क्या अपना पक्ष रखना चाहते हैं? गिरिराज जी ने जो कहा वो तथ्य पर आधारित है। ये सच्चाई है कि केरल में कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता सड़क पर एक बछड़े को काटते हैं, उसके मांस को बांटते हैं, बीफ पार्टी करते हैं, तमाम तरीके की ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं जिससे हिंदू सेंटिमेंट आहत होता है। तो ये सिर्फ हिंदू सेंटिमेंट की बात नहीं है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में गौ की रक्षा के बारे में जिक्र किया गया है। अमित जी, आरजेडी ने बोला है कि बीजेपी पहले ये बताए कि बीजेपी के कौन कौन से सहयोगी बीफ खाते हैं। आरजेडी को तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि लालू प्रसाद यादव जी, जो अपने आप को गौ पालक कहते हैं, जब उन्होंने चुनाव में बयान दिया था हिंदू भी तो बीफ खाता है, तो आरजेडी का उस पे अपने सर्वोच्च नेता के बारे में जो इस समय जेल में है भ्रष्टाचार के लिए, उसके लिए क्या कहना है वो उसका जवाब है। हमसे सवाल ना पूछे। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी ने हमेशा धर्म को राजनीति करने के लिए इस्तेमाल किया है। वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिलते हैं और अगले दिन इंकलाब नाम के अखबार में छप जाता है कि राहुल गांधी ने उनसे कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी, अगर कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है तो क्या वो हिंदुओं को या हिंदुओं की रक्षा की बात नहीं करेंगे? क्या वो सिखों की हित की बात नहीं करेंगे? क्या वो ईसाइयों की हित की बात नहीं करेंगे? जब कई बिशप हमारे देश में चिट्ठियां लिखते हैं कि मोदी सरकार को हटाना चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा लाभ किसको होगा? और क्यों राहुल गांधी उस वक्त नहीं कहते कि इस तरह की धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये सच। बिल्कुल अमित जी, तो आप राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे सहयोगी अमित लाइव मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। अमित, जो ये बयान दिया गया है गिरिराज सिंह ने, क्या इस पर कांग्रेस का कोई रिएक्शन आया है?
देखिए, कांग्रेस का यही कहना है कि एक राजनीति के तहत बीजेपी के नेताओं की ओर से ऐसा बयान आ रहा है और पहली बार ऐसा बयान नहीं है। पिछले 3 दिनों से अगर हम देखें, चाहे शुक्रवार के दिन बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर उसके बाद तमाम बड़े नेताओं का बयान इसी तरीके से राहुल गांधी की ओर टारगेट कर रहे हैं। और कांग्रेस का ये कहना है कि एक राजनीति के तहत ऐसा बयान दिया जा रहा है और अपने आप को वोट की राजनीति के तहत बीजेपी ऐसा बयान दे रही है। जी अमित, तो यहाँ पर वोट की राजनीति के तहत ऐसा बयान दिया जा रहा है। अमित मालवीय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि सिर्फ राजनीति के लिए ऐसा बीजेपी कर रही है और इस तरह के बयान जो है लगातार सामने आ रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करें। गुजरात का चुनाव हो तो मंदिर मंदिर घूमे, कर्नाटक का चुनाव हो तो एसडीपीआई और पीएफआई के साथ अलायंस कर ले जिनके टेरर ग्रुप के साथ ताल्लुकात हैं। जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो वो अमित जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा तो बीजेपी भी करती है, तो फिर कांग्रेस क्या अलग कर रही है? गुजरात चुनाव में देखा जाए तो बीजेपी ने भी यही किया। हम राहुल गांधी जो करते हैं अगर उस पर बयान दे तो आप हमको कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। आखिर ऐसा क्यों है? अमित जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही अमित हमारे सहयोगी भी बने हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी को लेकर गिरिराज सिंह और आरजेडी आमने सामने हो गए हैं। ये लोग बहुरूपिया हैं। केरल जाएंगे राहुल गांधी तो बछड़े का बीफ पार्टी करेंगे, और गुजरात जाएंगे तो जनेऊ धारण कर लेंगे, और फिर कहेंगे हिंदुओं पर प्रहार करेंगे। यही है कांग्रेस का असली रूप। बीफ खाने वालों से इनकी संगति है, अलायंस है। यहाँ गौ माता करके हिंदू को रिझाना चाहते हैं। इसलिए ये बेतुका बयान शर्मनाक है। उधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी भगवा आतंकवाद को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधा। रविशंकर ने पूछा, क्या राहुल गांधी ने नहीं कहा था कि भगवा आतंकवाद लश्कर तैयबा से ज्यादा बड़ा है? इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए, क्यों खामोश है वो। और इस बात की साफ सफाई की जा रही है। मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की उपस्थिति में अमेरिकन एम्बेसडर के सामने नहीं कहा था कि भगवा आतंकवाद लश्कर तैयबा से बड़ा खतरा है? तो रिकॉर्ड की बात है। और क्या कहा है प्रधानमंत्री जी ने? अगर आप मुस्लिम की पार्टी होने का दावा करते हैं तो कृपया करके ये बताइए कि वहां मुस्लिम बेटियों और बहनों की क्या जगह है? 3 तलाक पर क्यों खामोश है राहुल गांधी? हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पांडे लगातार बने हुए हैं। अमित, चाहे हम रविशंकर प्रसाद के बयान को देखें या फिर गिरिराज सिंह के बयान को देखें, लगातार राहुल गांधी पर हमला बोला जा रहा है। 2019 की तैयारी। जी बिल्कुल, एक बीजेपी की स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा है। और अगर इससे पहले भी हम देखें तो शुक्रवार को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद लगातार ऐसा बयान आ रहा है। तो एक सोची समझी रणनीति है और अब बीजेपी यही मांग कर रही है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी अपना ये स्टैंड साफ करे कि राहुल गांधी जो लगातार ये बयान उन्होंने दिया है मुस्लिमों को लेकर या फिर जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल मीट पे में उन्होंने किया था उस पर अपनी स्थिति साफ करें। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी हमलावर हो रही है और अब सारी नजरें उस पर टिकी रहेंगी कि विपक्ष इसका कैसे जवाब देगा। आज ऑल पार्टी मीट है, परसों से संसद सत्र शुरू हो रहा है, तो एक पुख्ता जवाब के साथ विपक्ष उतरेगा, ऐसी उम्मीद है। क्या जवाब होगा, बिल्कुल इस पर सबकी नजरें रहेंगी। अमित, आप नजर बनाए रखिए, आपसे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अरुण सिंह। बुधवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। मॉनसून सत्र को ध्यान में रखते हुए आज सुबह करीब 10:30 बजे कांग्रेस की संसदीय समिति की बैठक होगी। 10 जनपद पर होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। साथ ही मॉनसून सत्र में मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए शाम करीब 5:30 बजे विपक्षी दलों की अहम बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। इस बैठक में करीब 18 विपक्षी पार्टियों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तो शाम को विपक्ष की बैठक में रणनीति बनेगी। दरअसल बुधवार से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में सरकार को कैसे घेरा जाए इस पर
दो अहम बैठक होने वाली है। सुबह आज कांग्रेस संसदीय समिति की बैठक होने वाली है, 10:30 बजे इसका समय रखा गया है। इसके बाद शाम को विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें कई विपक्षी दलों के नेताओं की पहुंचने की उम्मीद है। तो रणनीति बनाई जा रही है मॉनसून सत्र को ध्यान में रखते हुए। पहले सुबह करीब 10:30 बजे कांग्रेस की संसदीय समिति की बैठक होगी। 10 जनपद पर यह बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। साथ ही मॉनसून सत्र में मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए शाम करीब 5:30 बजे विपक्षी दलों की भी अहम बैठक होगी। अरुण सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, ये दो अहम बैठक होनी है। पहली बैठक जो है सुबह 10:30 बजे होनी है और शाम को जो बैठक होनी है उसमें विपक्षी दलों के नेता पहुंचेंगे। कौन कौन पहुंचने वाला है और कितनी अहम मानी जाए ये बैठकें? देखिए, मानसून सत्र जो है इस लोकसभा का ये आखिरी मानसून सत्र है और जाहिर सी बात है कि इसमें चुनावी साल है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो आजमाइश होगी। तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको विपक्ष उठाना चाहता है। विपक्ष का ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से मॉब लिंचिंग देश भर में हुई है, अर्थव्यवस्था की जो हालत खस्ता है, इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा, इंटरनल सिक्योरिटी, खासतौर से कश्मीर का जो मुद्दा है, विदेश नीति समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर, और महंगाई भी, जिस पर जो विपक्ष है वो संसद के अंदर आवाज उठाना चाहता है। और इसके लिए सबसे पहले 10:30 बजे कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनके घर पे एक बैठक, और शाम को जो विपक्षी दलों की बैठक हो रही है उसमें लगभग 17 से 18 दलों को न्योता भेजा गया। वही दल जो संसद के बाहर सरकार के खिलाफ रणनीति बनाते रहे, उन्हीं दलों के नेता उसमें शामिल होंगे। जो मुद्दा होगा ये होगा कि संसद के अंदर सरकार को कैसे घेरा जाए, और साथ ही साथ राज्यसभा में उपसभापति पीजे कुरियन रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह पर किसको लाया जाए, इस बारे में भी चर्चा हो सकती है। अरुण, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में अभिनेता सैफ अली खान ने कहा कि मुझे नहीं पता भारत में कोई सरकार की कितनी आलोचना कर सकता है, हो सकता है कोई आपकी हत्या कर दे। सैफ अली खान नेटफ्लिक्स की विवादों में घिरी वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स पर प्रतिक्रिया दे रहे थे और उसी बीच उन्होंने ये बात कही। सेक्रेड गेम्स वेब सीरीज में सैफ अली खान अहम किरदार निभा रहे हैं और कुछ दिन पहले ही सेक्रेड गेम्स में पूर्व पीएम राजीव गांधी के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। जहाँ तक वेब सीरीज़ का सवाल है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो हमारे प्रधानमंत्री के भी विरोध में, जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और सीटिंग प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कितनी बातें बनाई जाती हैं। कई बार तो कई न्यूज़ चैनल पर कार्टून दिखाए जाते हैं, और दिखाए जाते हैं तो कई बार वो हमें पसंद नहीं भी होते, लेकिन हमने कभी एतराज़ नहीं किया, क्योंकि न्यूज़ की और लोगों की विचार की अभिव्यक्ति है। तो इसमें वेब सीरीज़ कोई भी बना रहा है, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो नहीं बनाया जा रहा, जिस पर वो उंगली उठा रहे हैं। दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आनंद तिवारी। दिल्ली के पौष इलाके पंचशील पार्क में एयर होस्टेस अनीसिया की मौत के मामले में उसके घर वालों ने अनीसिया के पति और ससुराल वालों को जिम्मेदार माना है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने अनीसिया के पति मयंक और सास ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 304 की अभी तक अनीसिया के पति और ससुराल वालों की तरफ से मामले पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन पुलिस ने पीड़ित परिवार की उस मांग को मान लिया जिसमें उन्होंने अनीसिया का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की बात कही थी। आज अनीसिया का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों करवाई जाएगी। फ्राइडे को अराउंड 4 या 5 o'clock के बीच में मेरी सिस्टर की डेथ हुई है। तब से वो सारे के सारे बाहर घूम रहे हैं, कोई उनको कुछ नहीं बोल रहा है, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। एसएचओ से बात करो, वो कहता है कि आप किसी और से बात करो, हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्या प्रोसेस? रिपोर्ट हो चुकी है, मेरी सिस्टर मर चुकी है, और क्या चाहिए? व्हाई आर यू नॉट अरेस्टिंग हिम? आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, एयर होस्टेस के परिवार वाले ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है, लेकिन पूछताछ कब होगी? जी देखिए, बिल्कुल जिन परिस्थितियों में अनीशिया की मौत हुई है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि अनीशिया ने कई मैसेज अपने परिवार को और अपने पति को किए थे, और उसमें साफ तौर पे जो अपने भाई से उसने मैसेज किया था, उसमें लिखा था कि मेरी जिंदगी और मौत के जिम्मेदार सीधे तौर पे मेरे पति मयंक है। यानी ये इस बात की ओर इशारा करता है कि काफी परेशान अनीशिया थी। शादी के बाद से 2 साल पहले शादी हुई थी, और जब हनीमून पे भी परिवार गया था वहाँ पे भी मारपीट की थी मयंक ने काफी। जो उनकी मां ने एफआईआर दर्ज कराई है उसमें पैसे मांगने की बात भी लिखी, इसलिए पुलिस ने इस पूरे मामले में दहेज हत्या का मामला दर्ज करा है। पुलिस का कहना है कि जो तीनों लोग हैं उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी इस पूरे मामले में। आज दोबारा पोस्टमार्टम होगा। जो दोनों फोन है पति पत्नी के, वो पुलिस ने सीज कर लिए, क्योंकि उसमें कई अहम सुराग हैं
जो मिल सकते हैं। लेकिन आस पड़ोस के लोग लगातार ये बोल रहे थे कि पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़ा होता था। मयंक काफी ज्यादा गुस्सेल प्रवृत्ति के थे, वो कई बार मारपीट तक पर उतारू हो जाते थे। तो ये बात इस ओर इशारा करती है कि मयंक का जो व्यवहार था वो अपनी पत्नी को लेके काफी सख्त था और काफी इस तरह का था कि वो उस बात को नहीं झेल पा रही थी और उसके बाद उन्होंने इस परिस्थिति में उनकी मौत हुई है। आनंद, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।